महाराजगंज विधानसभा सीवान जिले में आता है और महाराजगंज में भी समीकरण बड़े ही दिलचस्प हैं। अगर देखा जाए तो महाराजगंज में विजय शंकर दुबे फिलहाल एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी से, लेकिन इस बार समीकरण क्या होंगे और पिछला जो इतिहास रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समझने के लिए हम बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हमारे साथ हैं। तो राकेश रंजन जी, ये महाराजगंज विधानसभा की तस्वीरों को, वहां के समीकरणों को किस तरह से देख रहे हैं इस बार, और पिछले जो आंकड़े हैं उसका क्या प्रभाव दिखेगा? देखिए, जब आप महाराजगंज विधानसभा सीट को स्कैन कीजिएगा और फिर पीछे की तरफ जाइएगा तो आपको दिखेगा कि महाराजगंज विधानसभा से चुनाव जीतने वाले व्यक्ति जो हैं वो बिहार में मुख्यमंत्री भी बने हैं। जब महामाया प्रसाद जो हैं वो बिहार के 5वें मुख्यमंत्री बने थे, और ख़ास बात ये थी कि वो पहले गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री बिहार में बने हैं तो महामाया प्रसाद ही बने हैं। सिवान के कायस्थ परिवार से उनका जो है रिश्ता था। महाराजगंज जो सीट है वो 1952 में यहाँ पर पहला चुनाव हुआ था, और जो पहले विधायक बने यहाँ के वो महामाया प्रसाद ही बने। पहले विधायक महाराजगंज के महामाया प्रसाद हैं, 1952 में जीते, और फिर यहाँ पर 1969 में भी महामाया प्रसाद ही जीते। अगर आप देखें तो उनका जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल रहा था वो मार्च 1967 से जनवरी 1968 तक रहा था, और वो बिहार के 5वें मुख्यमंत्री हैं। अगर आप ये देखें कि महाराजगंज की जब हम बात करते हैं तो इस नगर की स्थापना जो है सारण जिले के शासक हथुआ के राजा महाराज बहादुर छत्रधारी प्रताप शाही ने 1837 में किया था। तो ये इसका इतिहास भी दिखता है। और आपको यहाँ पर देखिएगा कि जो महाराजगंज विधानसभा है, अगर उसके क्षेत्र की बात करें तो महाराजगंज और भगवानपुर हाट प्रखंड जो है वो इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जब आप शुरुआत में देखते हैं महाराजगंज को तो यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस सोशलिस्ट विचारधारा के बीच एक मुकाबला देखने को मिलता है। फिर आप देखते हैं कि सोशलिस्टों का दावा यहाँ पर मजबूत रहा, आपस में ही वो एक दूसरे से भिड़ते रहे। आरजेडी और जेडीयू का भी एक मुकाबला हुआ, इन सब के बीच बीजेपी पैर जमाने की कोशिश करते हुए महाराजगंज में दिखती है विधानसभा में। तो ये सारी चीजें यहां दिखती हैं, लेकिन जब आप ओवरऑल देखते हैं तो ये कहने में किसी को गुरेज नहीं होगा कि महाराजगंज में समाजवादी विचारधारा ही प्रवाहित होते रही है। कुछ एक अवसरों पर कांग्रेस को जीत मिली है, इनफैक्ट 3 जीत जो है वो कांग्रेस के नाम पर है। 1957 और 1972 में कांग्रेस को जीत मिली थी, और उसके बाद एक लंबा सूखा जो है वो कांग्रेस के लिए था। उस सूखे को खत्म किया 2020 में विजय शंकर दुबे ने, जो कि 2015 में मांझी से जीते थे। उनको महाराजगंज शिफ्ट किया गया और यहां पर भी उन्होंने जीत का परचम लहराया। लेकिन उदय, हम इससे आगे बढ़ें, ये दिलचस्प बात है कि चर्चा इस बात की जोरों से है कि विजय शंकर दुबे का टिकट कटने वाला है, जिन्होंने इतने सालों बाद जो है कांग्रेस को जीत दिलाई थी 1972 के बाद। कुल 18 चुनाव महाराजगंज में हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 3 बार सफलता मिली है। सर्वाधिक 4 बार जेडीयू ने यह सीट जीती है। जनता पार्टी को 3 बार कामयाबी मिली है। जनता दल 2 बार इस सीट को जीतने में सफल रहा है। इसके अलावा पीएसपी, भारतीय क्रांति दल, स्वतंत्रता पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, बीजेपी और समता पार्टी भी एक बार चुनाव जीतने में सफल रही है। अगर हम सर्वाधिक जीतों की बात करें कि किसने महाराजगंज विधानसभा का सबसे ज्यादा बार प्रतिनिधित्व किया है, तो उमा शंकर सिंह ने 5 बार महाराजगंज की सीट जीती है। दूसरे स्थान पर दामोदर सिंह हैं, वो 3 बार इस सीट को जीतने में सफल रहे, और बिहार के 5वें मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद भी यहां 2 बार चुनाव जीते हैं।
अब अगर हम देखें कि जो यहाँ 2010 से चुनाव हुए हैं, तो इनफैक्ट 2010 से 2020 के बीच में यहाँ 4 चुनाव हुए हैं, जिसमें एक बाई इलेक्शन उपचुनाव भी शामिल है। हम 2010 से शुरू करते हैं। तब दामोदर सिंह सिटिंग विधायक थे। 2005 में जो 2 चुनाव हुए थे, फरवरी और अक्टूबर में, दामोदर सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 2010 में दामोदर सिंह जेडीयू के प्रत्याशी थे। 40,232 वोट, मतलब 36.23% मत उनको आते हैं। आरजेडी से यहां पर मानिक चंद्र राय थे, उनको 20,232 वोट, मतलब 18.22% वोट आते हैं। और बीएसपी के सुनील रे को 8,819 वोट, मतलब लगभग 8% वोट आते हैं। तो इस ट्रायंगुलर फाइट में दामोदर सिंह को 20,000 वोटों की जीत जो है वो मिलती है। लेकिन दामोदर सिंह का निधन हो जाता है और उसकी वजह से बाई इलेक्शन करवाना पड़ता है 2014 में। और 2014 को याद कीजिए उदय, एक वक्त ऐसा था कि बिहार में कोई गठबंधन काम नहीं कर रहा था। जेडीयू आरजेडी भी अलग थे और बीजेपी भी अलग पार्टी थी। तो यहां पर तीनों ही दल ने अपने अपने प्रत्याशी इस बाई इलेक्शन में उतार दिए। सोनामती देवी, जो कि दामोदर सिंह की पत्नी थी, उन्हें जेडीयू ने टिकट दिया और आरजेडी से एक बार फिर मानिक चंद्र राय ही प्रत्याशी थे। और बीजेपी ने जो है कुमार देवरंजन सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। कुमार देवरंजन सिंह मतलब डॉक्टर देवरंजन सिंह, एमबीबीएस डॉक्टर हैं और उनकी जो पत्नी हैं वो सिवान की चर्चित डॉक्टर हैं और कोविड के दौरान भी उन्होंने बहुत सेवा की है। लेकिन खैर हम 2014 में आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जीत जो है डॉक्टर देवरंजन सिंह को मिलती है। उनको 38,407 वोट आता है। तो पहली बार जो महाराजगंज में कमल खिला वो डॉक्टर देवरंजन सिंह ने ही खिलाया। और दिलचस्प ये था कि दूसरे स्थान पर आरजेडी रहा। मानिक चंद्र राय को 34,857 वोट आए, 25.5%। और सोनामती देवी जो हैं, जो कि दामोदर सिंह की पत्नी थी, उनको 31,229 वोट आए, 22.85%। वो तीसरे स्थान पर चली गई। और हेम नारायण शाह जो है वो चौथे स्थान पर रहे। निर्दलीय लड़ते हुए उनको 20,332 वोट आए, लगभग 15.25% से ज्यादा वोट। तो बुद्धदेव रंजन सिंह जो है, माफ कीजिएगा, डॉक्टर देवरंजन सिंह, वो 38,407 वोट लाकर 4,150 वोटों से चुनाव जीतते हैं। अब चूंकि हेमनारायण शाह का प्रदर्शन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बेहतर था, तो जब 2015 में महागठबंधन को प्रत्याशी की तलाश थी तो उन्होंने हेमनारायण शाह को चुना और हेमनारायण शाह जेडीयू के हो गए और जेडीयू से वो यहां पर चुनाव लड़ते हैं। महागठबंधन था उस वक्त, तो आरजेडी कांग्रेस भी साथ में थी, तो यहां पर अंक गणित जो है वो बहुत मजबूत हो गया था। तो जिस जेडीयू को 2014 में 23.25% वोट आए थे, 22.85, वो वोट जंप करके 45.51% हो गए, 68,459 वोट हेमनारायण शाह को। और यहां पर जो देवरंजन सिंह थे बीजेपी के प्रत्याशी, उनको आए 48,167 वोट। तो एक आमने सामने की लड़ाई में हेमनारायण शाह 20,292 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। फिर 2020 आता है, फिर से हेमनारायण शाह खड़े होते हैं, लेकिन इस बार जो है मांझी से शिफ्ट किए गए विजय शंकर दुबे कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ पर जो है वो खड़े हो जाते हैं महाराजगंज में। और डॉक्टर देवरंजन सिंह, चूंकि ये सीट गठबंधन में जेडीयू को गई थी, तो डॉक्टर देवरंजन सिंह एलजेपी के प्रत्याशी बन जाते हैं और अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। हेमनारायण शाह को 46,849 वोट आए, 28.9%। विजय शंकर दुबे को आए 48,825 वोट, मतलब 30.1%। और डॉक्टर देवरंजन सिंह को आए 18,278 वोट, मतलब कि 11.3% वोट। तो हार जीत का मार्जिन
1976 वोट, 2000 से कम। और डॉक्टर देवरंजन सिंह एलजेपी प्रत्याशी को कितने आए? 18,278 वोट। तो महाराजगंज भी 2020 में उन सीटों में शामिल है जहां जेडीयू को एलजेपी की वजह से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार अब डॉक्टर देवरंजन सिंह वापस से बीजेपी में आ गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में लगता है कि एनडीए अगर इकट्ठा होकर लड़े तो उसकी स्थिति मजबूत होगी। लोकसभा चुनाव में वो दिखा भी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल यहां से 20,738 वोटों से लीड करने में सफल रहे थे। लेकिन यहां पर जो है टिकटों के बंटवारे में और इस सीट पर लड़ने वाले दावेदारों में एक मुकाबला चल रहा है। तो मुकाबले से पहले महाराजगंज में एक मुकाबला चल रहा है, और वो क्या चल रहा है, और ये दोनों तरफ से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एनडीए भर में है, वो महागठबंधन में भी है। क्योंकि जो पहली बात की जा रही है कि विजय शंकर दुबे का ही टिकट कटेगा, उन पर आरोप ये है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के लिए ठीक से प्रचार नहीं किया। ये आरोप है, कितनी सच्चाई है ये तो वही जाने। लेकिन अगर आप ये देखिए, और एक और उनके खिलाफ जो निगेटिव बात गई है कि उनके जो बेटे हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो दिख रहा है कि शायद उनका जो टिकट है वो कट जाए, क्योंकि उनके बेटे सत्यम दुबे अब बीजेपी में हैं। तो ये एक डर दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस से कुछ और प्रत्याशी हैं, बीजू शेखर पांडे, यशवंत कुमार चमन, प्रद्युम्न राय, ये सभी जो है वो दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन खबर और जो बातें निकल कर आ रही हैं, छन कर आ रही हैं कि आरजेडी की नजर इस सीट पर है, और विनोद जायसवाल के बेटे विशाल जायसवाल जो है वो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, और उनकी करीबी है लालू परिवार के साथ। तो हो सकता है कि यहां पर जो है आरजेडी लड़ जाए और कांग्रेस को गौरिया कोठी की सीट जो है वो दे दी जाए कि आप गौरिया कोठी जाकर वहां चुनाव लड़िए, तो ये सीट हमें दे दीजिए। लेकिन इन सब के बीच वीआईपी की भी नजर इस सीट पर है, और नीतीश द्विवेदी बिल्कुल युवा लड़के हैं और जमकर प्रचार कर रहे हैं। उनका एक अपना वहां पर आप कहिए कि उन्होंने एक सनसनी फैला रखी है, लगातार जो है वो लोगों से संपर्क कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, तो उनका दावा भी उतना ही मजबूत दिखता है। तो अब महागठबंधन को तय करना है कि इस सीट से कांग्रेस लड़ेगी, जिसकी कि ये सिटिंग सीट है, आरजेडी लड़ेगा, या वीआईपी इस सीट से लड़ेगी। तो महागठबंधन की तरफ ये पेच फंसा है। तो एनडीए की तरफ भी देखिए, जेडीयू से तो हेमनारायण शाह हैं ही, उनका दावा तो मजबूत दिख ही रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मंगल पांडे के नाम की भी चर्चा है। हालांकि मंगल पांडे की तरफ से कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन चर्चा यह है, चूंकि ये उनका इलाका है, तो मंगल पांडे, चूंकि इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में मंगल पांडे का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा डॉक्टर देवरंजन सिंह जो कि अब बीजेपी में आ गए हैं, उनकी भी चर्चा है। कुंतल कृष्णा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनके नाम की चर्चा है। टुन्ना पांडे हैं, जेडीयू से सत्यदेव प्रसाद सिंह का भी नाम आ रहा है, और विजय दुबे के बेटे सत्यम दुबे भी बीजेपी से टिकट लेने की कोशिश में हैं। और जनसुराज से भी कुछ प्रत्याशी हैं जो कि यहां पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुद्दा अगर देखिए तो महाराजगंज को जिला बनाना यह सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी महाराजगंज जो है वो सिवान जिले में है, लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज है, तो लोकसभा का नाम तो महाराजगंज से है, महाराजगंज एक अलग लोकसभा तो है, लेकिन महाराजगंज अलग जिला नहीं है, और ये डिमांड है। और सभी जो प्रत्याशी हैं वो ये कहते हैं कि वो महाराजगंज को जो है वो जिला बनवाएंगे। अब यहाँ के जातीय समीकरण को हम समझ लें। यहाँ जो एससी वोटर्स हैं वो 11.46% हैं, जो एसटी वोटर्स हैं वो 1.38% हैं, मुस्लिम यहाँ पर 13.3% हैं, यादव भी 13 से 14% है, तो 27 से 28% का ये चंक जो है वो बनता है एमओआई का। बेहतर है। राजपूत यहाँ 7 से 7.5% हैं, भूमिहार 12 से 14% हैं, और ब्राह्मण भी यहाँ 5 से 6%
हैं तो सामान्य जाति के वोटर्स की संख्या 24 से 27% के आसपास है। कोयरी 7 से 7.5% हैं, कुर्मी 2.5 से 3% हैं, तो कोयरी कुर्मी मिलाकर भी 9 से 10%, और वैश्य वोटर्स की संख्या तो बहुत अच्छी है, 11-12%, कुछ इससे ज्यादा भी कहते हैं। इसलिए हेमनारायण शाह का नाम सामने आता है जेडीयू की तरफ से, और आरजेडी से विशाल जायसवाल का नाम जो है प्रमुखता से लिया जा रहा है। तो यहां पर वैश्य कैंडिडेट जो है वो चुनाव में उतारे जा सकते हैं। तो अगर आप परंपरागत वोटरों के लिहाज से देखें तो एमवाई 27 से 28% दिखता है, और जो यहां पर सामान्य जाति, कोयरी कुर्मी और वैश्य को देखें तो ये 44 से 46% दिखता है। तो अब अगर इसमें आपको अनुसूचित जाति के वोट और अन्य ओबीसी ईबीसी जो कि 12-13% है उसमें से कुछ हिस्सा आ जाए तो ये तुरंत 50% को जो है वो क्रॉस कर जाएगा। और यही चीज लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ था। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को 53.5% वोट आए थे। लेकिन सवाल यही है कि क्या पूरी एकता के साथ एनडीए यहां चुनाव लड़ेगा या यहां पर कोई बागी खड़ा हो जाएगा। अगर बागी खड़ा नहीं होता, आमने सामने की लड़ाई होती है, तो वैसी परिस्थिति में आपको एनडीए का पलड़ा थोड़ा झुका हुआ दिखेगा। हालांकि कैंडिडेट जो महागठबंधन चुनेगा, ये मानकर चलिए जो एनडीए को वोट करने वाली जातियां हैं परंपरागत रूप से, उन्हीं में से जो है कैंडिडेट चुना जाएगा ताकि उन वोटों में बंटवारा हो। लेकिन उसके बावजूद भी जो है, जो यहां पर वोटिंग पैटर्न है और जिस तरह की आपको पॉपुलेशन का ये दिख रहा है, वोटर्स का ये दिख रहा है, उसमें लगता है कि एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आमने सामने की लड़ाई हो। हां, अगर कोई तीसरा कोण खुल जाता है तो वैसी परिस्थिति में त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारकर ले जाएगा, यह कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो महाराजगंज में किसका राज होगा, वो जब एक बार प्रत्याशी सामने आ जाएंगे तब उसको बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा। चलिए, तो इंतजार किया जाए कि महाराजगंज में कौन से दल की तरफ से किस प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाती है, और एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं वो सेंध मारने में या खेल खराब करने में कितनी असरदार होंगी, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। तो